पापा मैं बहुत परेशान हूं और मेरे लिए इम्पॉसिबल है जीना। ये तो लाइनें जो है ना आपको अभी वर्तमान में भारत के लगभग लगभग हर न्यूज़ चैनल पे, यूट्यूब के हर 10वें 15वें यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगी या सुनने को मिलेगी, जिसमें एक शख्स अपने पापा से कह रहा है कि मेरे लिए जो है जीना मुश्किल है जो हो गया है। अब ऐसी कहानी जो है ना, अगर कोई आम इंसान कहता तो समझ में भी आता, लेकिन एक वो व्यक्ति जिसने जुडिशियल एग्जाम को क्रैक करके रखा है, जिसने जीवन साथी के रूप में, लाइफ पार्टनर के रूप में एक जज को चूज कर रखा है, यानी कि पति पत्नी दोनों ही जज, तो उनमें अगर जो हस्बैंड जज है वो अगर ये बात अपने पिता से कहता है तो हमें सोचने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है कि आखिर हुआ क्या। हेलो नमस्कार, मैं हूं धनसुख पालीवाल। लिंकिंग लॉ के इस ऑनलाइन लीगल प्लेटफॉर्म पर आज आपके जरिए एक रियलिस्टिक कहानी बयां कर रहा हूं, ताकि हम यंग जनरेशन जो है अपने जीवन के अंदर एक सबक ले सकें कि कई बार कुछ चीज़ें जो है ना वो ये किताबें सॉर्ट आउट नहीं कर सकती। कई बार कुछ चीज़ें हमें क्या करना पड़ता है, अपनी सोशल ज़िंदगी से शॉर्ट आउट करनी होती है। ये कहानी शुरू होती है 2021 में, जब एक लड़का जो कि राजस्थान अलवर से बिलोंग रखता है, नाम है उसका अमन शर्मा, और इसने दिल्ली जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम दिया था। अक्सर ऐसा होता है कि एलएलबी करने के बाद हर कैंडिडेट्स प्रयास करता है कि राजस्थान, दिल्ली, यूपी जो भी स्टेट उसको मौका दे वहाँ पे वो क्या करे, प्रयास करे और जज है जो बन जाए। तो ये अमन शर्मा जो है इसने दिल्ली जुडिशरी के लिए ट्राई किया और 2021 में वहाँ पे सेलेक्ट है जो हो गया। पहले इसने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी कि मजिस्ट्रेट के तौर पर अपनी ड्यूटीज़ दी, और देयर आफ्टर पिछले साल यानी कि 2025 में इसे फुल टाइम सेक्रेटरी जो दिल्ली लीगल सर्विस यानी कि दिल्ली के अंदर जो करकदमा कोर्ट है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वहाँ पे क्या कर दिया उसको एज ए सेक्रेटरी के रूप में जो है पोस्टिंग है जो दी गई थी। अब अपने ऑफिस का या अपने कोर्ट का जो भी कामकाज था वो तो ये पर्सन डील कर ही रहा था, लेकिन शायद ज़िंदगी के कामकाज को ये हैंडल नहीं कर पा रहा था। ये शख्स जो है एक फ्लैट में रहता था अपनी पत्नी के साथ में, और जो इनकी पत्नी है स्वाति जी, वो भी क्या है, वो भी एक जुडिशियल ऑफिसर है। ये वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर ना तो हम किसी पति को ब्लेम कर रहे हैं और ना ही किसी पत्नी को ब्लेम कर रहे हैं, ना पति के रिश्तेदार और ना ही पत्नी के रिश्तेदार। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस बात का एक अपने आप में एग्जाम्पल होना चाहिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ गलतियाँ कभी रिपीट ना करें या कुछ गलतियाँ करें ही नहीं। तो हुआ क्या कि दोनों के बीच में जो है शादी वादी हुआ, दोनों जजेस थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मामला अपने आप में बड़ा रोचक था कि भाई चलो एक जज को है दूसरी जज मिल गई है ना। लेकिन शायद इतिहास को, मतलब इतिहास की बात अपन समझें या फिर ईश्वर की अगर प्लानिंग को ना समझ पाए, तो कई बार ऐसा होता है कि शायद होने को कुछ और मंजूर था। हुआ ये कि कहीं कहीं स्वाति और अमन के बीच में जो है वो रिलेशन थोड़ा सा पीसफुली नहीं चल पा रहा था, ऐसा कहना है। जो अमन की सिस्टर है, उसके जो ससुर है, उन्होंने मीडिया के अंदर एक बाइट दी और उसके अंदर उन्होंने सारी बात है जो बताई, पूरी की पूरी स्टोरी, और यही स्टोरी एक स्टेटमेंट के रूप में अमन के पिताजी ने पुलिस स्टेशन के अंदर नोट करवाई है। लेकिन कब? उस खतरनाक रात के बाद। अब क्या हुआ था उस रात को, आइए बात करता हूँ। तकरीबन तकरीबन रात के 9:30-10 बजे दिल्ली से अलवर राजस्थान अमन वर्मा अपने पिता को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे लिए जीना मुश्किल है जो हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं 2 महीनों से खुद को बड़ा ही एक तरीके से हैराइश या प्रताड़ित महसूस कर रहा हूँ। और फिर उसके पिता जो हैं उसको ढांढस बंधाते हैं और कहते हैं कि मैं पहुँचता हूँ दिल्ली, और अलवर से तुरंत वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। अलवर से दिल्ली देखा जाए तो लगभग 3 घंटे का रास्ता होगा बाई कार वगैरह के माध्यम से। और उनके पिता जो है वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पे जब वो पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बेटा और बहू इन दोनों के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है, और स्वाति जो है वो अलग रूम के अंदर है और अमन जो है वो अलग रूम के अंदर है। एक तरफ स्वाति के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है और दूसरी तरफ अमन के अपने ही कमरे के अंदर रोने की आवाज़ है जो आ रही है। उसके पिता थोड़ा कोशिश करते हैं समझाने की। फिर जो अमन के पिता हैं वो स्वाति के पेरेंट्स को फ़ोन लगाते हैं कि भाई जैसे तैसे हो बच्चों का मामला सेटल है जो कराने का प्रयास किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या तो उनका नंबर कनेक्ट नहीं होता है, और या फिर ऐसा आरोप लगाया गया है कि लड़की के माता पिता ने लड़के के पिता का नंबर ब्लॉक कर रखा था। अब दोनों में से क्या सच है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर आगे जाके पता चलेगा। तो फिर जो अमन के पिता है वो क्या करते हैं, लड़की के जो चाचा या तथाकथित रूप से कुछ जो दूसरे रिलेटिव उनको कॉल करते हैं, और रिलेटिव जो है वो कुछ देर बाद वहाँ पर पहुँचते भी है। लेकिन उनके पहुँचने से पहले एक शायद घटना है जो घटित हो चुकी थी। हुआ ये कि स्वाति और अमन के बीच में जो ये तीखी नोक-झोंक कह दीजिए या फिर अमन का जो रोना है वो सडनली बंद हो जाता है। तो मतलब अमन बाद में स्वाति के रूम में गया होगा या फिर स्वाति जो है अमन के रूम में गई होगी।
तो उस दौरान जो है कुछ टाइम बाद में दोनों के बीच में मतलब आवाज़ आनी बंद हो जाती है। तो शायद पिता को लगता है कि भाई दोनों ने आपस में सुलह कर ली होगी, मामला सेटल है जो कर दिया होगा, सो एंड सो। लेकिन काफ़ी टाइम तक जो है कुछ रेस्पॉन्ड नहीं आता है, तो उनके पिता अंदर जाते हैं रूम में और स्वाति से पूछते हैं कि अमन कहाँ है। स्वाति चिल्ला के कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। शायद वाकई में उसको पता भी ना हो, क्योंकि अमन उस समय बाथरूम के अंदर चला गया था और उसी रूम के बाथरूम के अंदर उसने खुद को अंदर से लॉक जो कर दिया था। अब उसके पिता जब बार बार अमन अमन चिल्लाते हैं और अमन की कोई आवाज़ नहीं आती है, तो फिर वो अपने फ़ोन से अमन के फ़ोन पे क्या करते हैं, कॉल करते हैं। अमन बाथरूम के अंदर शायद अपना फ़ोन लेके गया था, तो फ़ोन की रिंग बजती है। तो जब पता चलता है कि रिंग जो है वो बाथरूम के अंदर से ही बज रही है, तो फिर वो आवाज़ लगाते हैं, लेकिन अमन की तरफ से कोई रेस्पॉन्स वहाँ पर नहीं आता। रेस्पॉन्स नहीं आता तो फिर उनको चिंता है जो बढ़ती है। फिर वो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको कहते हैं कि भाई कुछ करो। तो फिर क्या होता है, बाथरूम का जो वो ग्लास वाला हिस्सा होता है, ग्लास शेप जिसको कहते हैं, तो गार्ड की सहायता से उस ग्लास के हिस्से को तोड़ा जाता है। और जब उस ग्लास के हिस्से को तोड़ के अंदर देखा तो रूह कंपाने वाली सच्चाई वहाँ पर सामने जिंदगी को हरा के लटक रही थी। अपनी ही पत्नी के दुपट्टे से बाथरूम के हुक को एक जरिया बना के उस व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी को क्या कर दिया था, समाप्त जो कर दिया था। किसने? द जुडिशियल ऑफिसर अमन शर्मा ने। 30 साल का एक युवक। आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि उम्र बहुत बड़ी थी या बहुत छोटी थी। आप ये भी नहीं कह सकते कि वो नादान था या फिर वो ओवर मैच्योर था, है ना। ज़िंदगी की एवरेज पड़ाव पे एक रहने वाले व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी को क्या कर दिया, खामोश जो कर दिया था। फिर अमन के पिता रोते बिलखते शायद अपनी बेटी को फ़ोन करते हैं। बेटी और जो उनके जवाई है वो वहाँ पर पहुँचते हैं और इन बिटवीन जो है वो अपने ससुर को भी फ़ोन करते हैं। तो कहा जाता है कि अमन के जो जमाई हैं यानी कि बेटी के जो हस्बैंड हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। थोड़ी देर वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। अब कहानी के अंदर थोड़ा सा और ट्विस्ट, क्या, जिस रिलेटिव को, स्वाति के जिस रिलेटिव को अमन के पिता ने कॉल किया था वो वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन पहुँचते ही उनके पास कोई मैसेज रिसीव होता है कि आप निकल जाइए वहाँ से, और वो तुरंत वापस वहाँ से निकल जाते हैं। कहते हैं कि भाई मेरा इसमें कोई काम नहीं है। तो शायद उनको या तो ये पता चल गया हो कि भाई शायद उस लड़के ने ऐसा ऐसा स्टेप है जो उठा लिया, ऐसी कैजुअलिटियाँ जो हो गई हो, इसलिए वो उस मैटर के अंदर पढ़ना नहीं चाहते। अब कहानी के अंदर दूसरा मोड़, आप ही कह सकते हैं एलिगेशन का दूसरा पार्ट। स्वाति को उस समय उसके जीजाजी और उसकी दीदी ये दोनों लेने आते हैं। रात के समय में ये दोनों लेने आते हैं और स्वाति उनके साथ में चली जाती है। अब जो उनकी दीदी का परिचय सामने आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है कि इनकी दीदी जो है वो एक IAS ऑफिसर यानी कि IAS कैडर की महिला है, जिनकी वर्तमान के अंदर जो पोस्टिंग है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। नाम बताया जा रहा है आपका निधि मलिक। ये सोर्सेज वो हैं जो एक्चुअल मीडिया बाइट के अंदर इनके जो लड़का है अमन वर्मा उसकी बहन के ससुर ने जो दी है उसकी स्टेटमेंट के आधार पर बता रहा हूँ। तो ये बात यहाँ पर उन्होंने कही कि वो लेने आते हैं वगैरह वगैरह। फिर मामला कि हुआ क्या, आके अचानक लोगों को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या था वहाँ पे। लेकिन जब बाद में पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ती हैं तो अमन जो के पिता हैं उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, और जिस समय उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए थे उस समय जो है अमन वर्मा की बहन के ससुर उनके पिता के साथ में थे। तो उन्होंने सारे स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग की बातों को सुना और फिर उन्होंने मीडिया में बात की, उनकी एक्चुअल बातों को मैं आपके सामने यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। उनका ये कहना है कि अमन और स्वाति के बीच में जो इनका हाउस होल्ड अफेयर्स है उसमें उनकी जो वो साली जी है ना, यानी कि जो IAS साहिबा है, उनका ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल और ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर जो रहता है, जिसके कारण मतलब एक तरीके से उनके घर में डोमिनेट कौन कर रही है, वो IAS साहिबा जो है, साली जी हैं, वो है जो कर रही है। ऐसा एलिगेशन वहाँ पे लगाया जाता है, और जिसके कारण जो है उनके पति पत्नी के रिश्ते बहुत ही कड़वे हैं जो चल रहे हैं, और लोगों को न्याय देने वाला व्यक्ति खुद की ज़िंदगी के अंदर न्याय ना तो प्राप्त कर पा रहा है ना उसको हैंडल कर पा रहा है। पता है क्या, यहाँ पर जुडिशरी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए या लॉ की पढ़ाई करने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आप लोग है ना ये कानून की किताबों के अंदर तो महारत हासिल कर लेते हो, आप जो है रैंक हासिल कर लेते हो, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के जाते हैं, और हम जैसे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं हम अपने कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए आपके वीडियोस का भी इस्तेमाल करते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ का बच्चा निकला, वो निकला है। लेकिन कहीं ना कहीं ज़िंदगी का एक अहम सबक पीछे रह जाता है। वो क्या? क्योंकि लाइफ वो नहीं है जो जितनी आसान तरीके से हमको दिखाई देती है। बहुत ज़रूरी है कि हम समय के साथ साथ में क्या करें, उन चीज़ों को भी सीखें जिसको अपन व्यवहारिकता कहते हैं। खाली आप अगर चश्मा लगा के एक 10 बाई 10 के कमरे के अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी को समेट कर बैठे हो तो शायद इससे आप समाज के दर्पण को क्या नहीं कर सकते, नहीं पढ़ पाएंगे।
और सामाजिक दर्पण को पढ़े बिना कोई व्यक्ति सामाजिक नहीं बन सकता और सामाजिक रिश्तों को शायद निभा भी नहीं पाता। और ये कोई पहला केस नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं 2024, 25, 26 इस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण साल रहे हैं जहां पर अतुल सुभाष केस बेंगलुरु टेकी का जो आप मामला जानते हैं उसने अपने जीवन को समाप्त किया, विकास केस दिल्ली 2025 का मामला। इसके अलावा अगर आप मैरिट ड्रम मर्डर केस को देखें, ब्लू ड्रम, जिसमें एक वाइफ ने अपने आशिक के साथ में मिलकर अपने पति को क्या कर दिया, ड्रम के अंदर बंद कर दिया, राजा रघुवंशी केस कह दीजिए, प्रतापगढ़ का केस कह दीजिए, इस तरीके के और भी कई सारे मामले। और सिर्फ हस्बैंड को ही नहीं मारा गया, कहीं ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण केस भी होते जहां पर वाइफ को भी मारा गया। रिसेंट में एक और केस हुआ था, वाइफ ने तेजाब जो है वो हस्बैंड के ऊपर क्या कर दिया, डाल दिया। अब वो हस्बैंड अस्पताल के अंदर और उसके बच्चा जो है वो एक तरीके से तड़प रहे हैं, परेशान है जो हो रहा है। हो क्या गया है सोसाइटी को? मतलब जो हमारी ये जो जनरेशन है वो आखिर पेशेंस क्यों नहीं रख पा रही है? इससे पहले ऐसे शायद मामले इतने नहीं आया करते थे, है ना। अब जो है इसके पीछे टेक्नोलॉजी को जिम्मेदार कह दीजिए, कुछ भी जिम्मेदार कह दीजिए, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे व्यक्तिगत रूप से भी लगता है वो है एक दूसरे के प्रति सम्मान की कमी और शायद कहीं न कहीं जो है एक दूसरे के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन। जब एक इंसान एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखता है और एक्सपेक्टेशन उस लेवल से थोड़ी भी कम होती है तो फिर हमारा मन खट्टा पड़ जाता है और वो खटास धीरे 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 क्या करती है, ज़िंदगी को एक तरीके से तबाह करके रख देती है। अब इस कहानी को हम एक ज़िंदगी का लेसन समझ कर समझें। क्या अमन शर्मा ने जो किया वो सही था? देखो, स्वाभाविक रूप से इससे कोई भी व्यक्ति जो है सही या गलत की उपमा नहीं दे सकता, बट इतना ज़रूर है कि जीवन से बड़ा और कुछ भी नहीं हो सकता, ज़िंदगी से बड़ी चीज़ और कोई हो नहीं सकती। लेकिन कई बार ये जो आसपास के रिश्ते होते हैं ये हमें मजबूर करते हैं कि हम उन रिश्तों को भी लेके चले जो शायद निभाने के योग्य भी है जो ना हो। दूसरा, अगर इस केस में सच्चाई होती है कि मान लीजिए कि उनकी सिस्टर की तरफ से इंटरफेयर किया जा रहा था, तो ये भी अपने आप में बहुत गलत है। जब कभी भी पति पत्नी का रिश्ता निभाया जाता है तो थर्ड पर्सन को कोई ना तो इजाज़त है ना अथॉरिटी, चाहे वो देश का प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उसको इस बात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो उनको इंटरफेयर करें। अब अपेरेंटली अगर कानून के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा हो सकता है कि भाई वो आईएएस कैडर की हैं, ये एक सिविल जज हैं, तो माइट भी इस तरीके से जो इंटरफेयर करने की गुंजाइश है जो यहाँ पे बन सकती है ना। लेकिन कहीं कहीं तबाह उस लड़की का घर भी हुआ। हमें तीनों एंगल से चीज़ों को देखना चाहिए। यहाँ पर ये कहना कि स्वाति जो है वो एक तरीके से इनडायरेक्टली उसने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड कर दिया या फिर उसने उसको एक तरीके से इतना मेंटली परेशान करके रखा था, मेंटली परेशान कहेंगे वो भी है जो हुई होगी, है ना। लेकिन शायद समय की नज़ाकत को कोई और मंजूर था, तो इसलिए ये इस तरह की कैजुअलिटी, इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो वहाँ पे घट गया। पति या पत्नी दोनों ये चाहते हैं कि कहीं न कहीं रिश्ता है जो संभल जाए, लेकिन कई बार समय का चक्र ऐसा होता है जिसे ना तो पति समझ पाता है ना पत्नी समझना। आज के समय में एक दूसरे का मेंटल रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, इमोशनल सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक मान लीजिए बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो दूसरे का फ़र्ज बनता है कि उस स्थिति को संभाले, और जब वो शांत हो जाए तो बाद में क्या कर दे, चीज़ को क्या कर दे, भले ट्रिगर कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन एट दैट टाइम जो अमन शर्मा ने किया वो एक तरीके से इसको कह सकते हैं हीट ऑफ पैशन। अचानक कोई बात रही, रो रहा था, गुस्सा हो रहा था, उसकी वाइफ उसके ऊपर शाउट कर रही थी, वो एक तरीके से जाके उसने अपनी लाइफ को क्या कर दिया, एंडिंग स्टेज पे लेके चला गया। अब यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग एक पति पत्नी के युवा रिश्ते को संभालने के लिए कौन सी बातें ज़रूरी होती है। आज आपसे मैं पहली बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ पॉजिटिव मैसेज लिखिए, जिन्हें पढ़कर वो कपल जो शायद कहीं न कहीं इस बीच भंवर में फंसा हुआ है कि हमें अपनी लाइफ को जो बीच में परेशान हो रही है, पति से पत्नी परेशान है या पत्नी से पति परेशान है, तो सिचुएशन कैसे टैकल करें। तो आप अपना अनुभव या फिर आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर अब इतने सालों तक का रिश्ता कैसे निभा दिया, है ना। तो शायद वो आपको ज़िंदगी का एक सबक ज़रूर देंगे। तो आज मैं आपसे इस कमेंट बॉक्स के अंदर सिर्फ पॉजिटिव मैसेजेस की उम्मीद करके बैठा हूँ, ताकि जो व्यक्ति इसको पढ़े वो अपनी लाइफ में एक इंस्पिरेशन ले सके, एक सबक ले सके। तो ये कहानी थी अमन शर्मा की, जो दुर्भाग्यवश हमारे बीच में इस दुनिया के अंदर नहीं रहे। ध्यान रखना मेरी एक बात, आज तनसुख पालीवाल आपके सामने एक टीचर के नाते नहीं, एक इंसानियत के नाते बात कहना चाहता हूँ। हम किताबें पढ़ लेंगे, सब अच्छी बात है, लेकिन कहीं के हमें ज़िंदगी को पढ़ना बहुत सीखना और ज़रूरी है। और शायद इस मामले के अंदर मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि लिंकिंग लॉ पे जब कभी हम कोई क्लास डील करते हैं ना, तो उस समय अगर एक क्लास में 45 मिनट में बात कर रहा हूँ ना, तो 15 मिनट में ज़िंदगी की बात भी करता हूँ, क्योंकि हमारे मन का विश्वास और हमारे मन की एक जिज्ञासा और सीखने की ललक,
इनका जिंदा रहना उतना ही ज़रूरी है जितना समाज में हमारी ज़िंदगी का ज़रूरी होना है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।